नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस, ख़ास तौर पे इस पस मंज़र में कि इलेक्शन होने वाले हैं, सियासी कशमकश जारी है। इस वक्त जो है जोड़ तोड़ भी हो रही है, रस्सा कशी भी हो रही है, और इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, 6 महीने से अपना कारोबार ठप करके बैठा हुआ है इस इंतज़ार में कि इलेक्शन होंगे तो मामला तय होंगे। और जुलाई के अंदर जब इलेक्शन हो जाएंगे, उम्मीद और तवक्को यही है, तो उसके बाद वो फिर थोड़ा रिलैक्स होगा। वैसे फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ कौन सी हुकूमत आए और कौन सी जाए, क्योंकि ज़्यादातर की जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो मिलती जुलती है, इसमें कोई क्रिएटिविटी तो होती नहीं है, ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसी माशी नज़रियाती सियासत होती है। तमाम लोग एक ही बात करते हैं, इलेक्शन के बाद वही तस्वीर सामने आती है। सब कहते हैं कि जनाब टैक्स बढ़ा देंगे, ज़राअत के शोबे को टैक्स के ज़ुमरे में ले आएंगे, कारोबारी और सनतकारी शख्सियात के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसियाँ बनाएंगे, वगैरह वगैरह। सबका यही एक ही मतलब ये है कि कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। और ये सब हो जाने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। तमाम लोग वहीं खड़े हुए होंगे, वो कहेंगे हमारे पास वसाइल इतने ही थे, हम क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन फिर भी तमाम मामलात अपनी जगह मुंजमद पिछले 6 माह से। तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे फिर आगे चल के होगा क्या। और हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अहमद चुनाई साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पाक स्टॉक एक्सचेंज के। इनको वेलकम करते हैं शो में। जनाब अहमद चुनाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी ये तमीद के अंदर मैंने कुछ बातें की, पता नहीं आप इनसे मुत्तफिक हों ना हों, लेकिन बात यह है कि कारोबार क्यों ठप करके लोग बैठ गए। भाई जब पता है इलेक्शन हो ना हो, नतीजे में कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब माजरत के साथ सियासी जमातें तब्दील हो जाएंगी, लेकिन माशी तौर पर तो कोई ख़ास कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी, चाहे बिज़नेस फ्रेंडली आएँ या ना भी आएँ। तो फिर क्यों ये इस तरह की इन्वायरमेंट बेयकीनी की क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये एक माहौल बनता है, हर चीज़ का एक परसेप्शन बनता है। इस वक्त इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, इलेक्शन के परसेप्शन बने हुए हैं, कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल हो चुके हैं और स्क्रूटनी का मरहला वो जो है वो चल रहा है। लोगों को ये एंटिसिपेशन है कि शायद उनकी अगर पसंद की गवर्नमेंट आ जाए तो पॉलिसीज़ वगैरह माशी तौर पर इस तरह फ्रेम हो जाएंगी कि इस मुल्क में जो है वो एक जन्नत बन जाएगा, कराची जो है वो पेरिस बन जाएगा, लाहौर जो है वो लंदन बन जाएगा, और इस किस्म की जो है वो बातें जो है वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू प्रोडिक्ट। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मफरूज़े पे मुबनी होती हैं, और कोई भी अगर पॉलिसी देखें, हर गवर्नमेंट आती है बोलती है हम लोन नहीं लेंगे, हर गवर्नमेंट आती कहती है हम लोन नहीं लेंगे, फिर पिछले वालों का रिकॉर्ड तोड़ देती है। तो ये बात आपकी समझ में आई आज तक? आप तो काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हो। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं, जो हमारे अंदरूनी कर्जे हैं, वो इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि आपकी इनकम जो है वो उसको कैलिब्रेट नहीं करती। ना आपकी इनकम जो है वो उसको कैलिब्रेट करेगी, ना आपकी आने वाली प्रोडिक्शंस जो है वो क्या कैलिब्रेट कर सकती हैं। तो इसके अलावा चारा और क्या रह जाता है कि हम मुल्क की और चीज़ें गिरवी रखवा दें और लोन ले लें और इस सिलसिले को जो है वो चलाएं, पहिए को चलाएं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ भी आ गई ना। अब मैं आपके सामने एक कर्ज़ों वाला रखा, आपने उसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। एक्सपोर्ट्स, हर गवर्नमेंट आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, बोलती है हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। अरे भाई, कहाँ है वो एक्सपोर्ट जो कि बढ़नी थी? लोगों ने तो $100 बिलियन तक की बातें की। तो अहमद चुनाई साहब, अब लोगों के दिल में शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए कि कोई उम्मीद रखें भी या ना रखें। मतलब मैं कोई नाउमीदी नहीं फैला रहा, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ। बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक परसेप्शन और माहौल की है। मैं दोबारा इसलिए कहूँगा इस बात को कि जब एक तरफ लोगों का रुझान चला जाता है, मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ प्रॉपर्टी की, या मैं मिसाल दे रहा हूँ स्टॉक की, कि जहाँ रुझान चला गया वहाँ मार्केटें जो हैं वो शूट करना शुरू हो जाती हैं। उसकी कोई वजह नहीं होती। ये नहीं होता कि आज कोई अच्छी खबर आई है तो स्टॉक मार्केट जो है वो अपने आगे चली जाती है कि आज प्रॉफिट मिल गया, कि आज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आज पॉलिसी बनी है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो रिपरकशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उन पर आने में टाइम लगता है। भाई लोगों को भी तो तवक्कुआत बहुत थी ना। चलें स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। ये बात तो पिछले 10 साल से हो रही है कि डीम्यूचुअलाइजेशन, फिर कमेटियाँ, फिर फैसले हम कर देंगे, म्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, ये वाला सिलसिला भी हो गया। चाइना वाली पार्टी भी आ गई, कनाडा वाला बाबू भी आ गया, हल कुछ भी नहीं। आज सरमायाकार देख रहे हैं, कह रहे हैं जब से ये लोग आए हैं तब से तो और बुरा हाल हो गया।
अब ये तो बताएं, अब ज़ेरल अब मुस्कुराहट तो है लेकिन अब बताना तो पड़ेगा क्या बात है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि ओवरनाइट जो है ना वो चीज़ें नहीं बिहेव करती हैं। ओवरनाइट तो सिर्फ एक स्पेकुलेशंस हो जाती हैं कि जी अब मार्केट बढ़ जाएगी तो जी ख़रीद लो और फिर मार्केट बढ़ती रहती है। इसमें मार्केट को साउंड फुटिंग पे जाना है। जिस तरीके के इक़दामात पीछे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ उसके असरात जो है वो सामने नज़र आएंगे। और भाई हम 3 हमेशा ईदें तो निकल गई और कितना हम इंतजार हमेशा करें? ही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई एक दिन का खेल नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब आप आए हैं तो उसको ऑब्ज़र्व करें, उसमें टाइम लगता है। फिर स्टॉक मार्केट का एक अच्छा रहना जो है वो मुल्की पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मुल्की पॉलिसीज़ जो हैं वो माशी तौर पर कितनी जो है वो फ़ाल हैं, कितनी असिस्ट करती हैं कारोबार के चलने को। तो ये अब देखने वाली बात है। इस वक्त तो अब देखें ना, डॉलर डामाडोल हो गया। अब आप स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी गहराई से देख रहे हैं काफ़ी अरसे से। वैसे तो तिजारत और सनत के शोबे से भी बड़े वाबस्ता हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 15,000 मुशर्रफ साहब के दौर में मार्केट 15,000 उबूर कर गई थी। मेरा हाफजा जहाँ तक मेरा साथ देता है 60 रुपये का डॉलर था, 61 का होगा शायद, 60 का डॉलर तब था या 61 का था। आज जो है वो मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी ऊपर जा चुका है, डबल समझ लें तो ओपन मार्केट की बात करो। तो अब आप बताएं कि स्टॉक मार्केट ने कौन सा रिटर्न दिया, कौन सी वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट आज की तारीख का बताएं, ना कल का बताएं ना परसों का बताएं, मुझे आज का कल बताएं। की भी रात नहीं बता रहा। आज की अगर बात आप सामने देखें तो कल की बात ये थी कि हमारे जो कर्जे थे वो पिछले 10 साल के अंदर डबल हो गए हैं। हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं और इसी तरह अंदरूनी कर्जे भी डबल हो गए हैं। तो आपके पास जब पेमेंट करने को नहीं होगी और आप बोरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने डॉलर को जो है वो वीक करना पड़ेगा। डॉलर जो है वो वीक आज नहीं पहले हो जाना था। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक ट्रेंड बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हुआ और ये काम जो है ईयर एंड पे जाके मई जून में जाके हो रहा है। और मई जून में जाके जब हो रहा है तो एक मैं समझता हूँ पैनिक फैलने वाली बात हो रही है कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लोगों ने जो है रोज़ क्या साराइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे, चीज़ें गर्दिश में, लोग नए टारगेट सेट कर रहे हैं। हैरानगी की बात है ना। बिल्कुल, ये 125 का टारगेट जो है वो आज से 1 महीने पहले जब डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू हुआ था या 1.5 महीने पहले उस वक्त घबराहट सी शुरू हो गई थी और लोगों ने कहा था कि बस डॉलर रोक लो और कोई ना करो। तो उसकी वजह से हमारी जितनी भी मार्केटें थी, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे दूसरी स्टॉक मार्केट हो, चाहे दूसरे ट्रेड्स हो, चाहे लोकल ट्रेड हो, कमोडिटी ट्रेड्स हो, उन सब में जो है वो एक मंदा सा आ गया। उसकी वजह यही थी कि लोगों ने जो है वो पैसे डॉलर की होल्डिंग शुरू कर दी कि नहीं अब डॉलर अपने पास रखने और मार्केट में हम नहीं जाते। हमें अगर 25% का रिटर्न पिछले अगले 2 महीने में डॉलर डिवैल्यूएशन से मिल जाएगा तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दूसरे सारे काम करें जिसमें एवरेज रिटर्न 8-9% के करीब आता है। तो ये मैं समझता हूँ लोगों की एक सोच होती है और लोगों ने उसी सोच की बिना पर जो है वो डॉलर की होल्डिंग भी की, डॉलर को जो है वो रखा और आज डॉलर आपके सामने है कि हम 125 का जो है वो फिगर टच करने वाले हैं, विच इज़ बाय एंड लार्ज वेरी शॉकिंग। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके सामने रखता हूँ। बात ये कि इन्होंने कहा कि जनाब एमनेस्टी स्कीम के अंदर लोगों ने ऐसा सोचा था, एमनेस्टी स्कीम के अंदर बाहर से सरमाया आएगा। लोगों ने दिल में सोचा शायद वो सरमाया कुछ स्टॉक एक्सचेंज में भी लग जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी में भी लग जाएगा। प्रॉपर्टी तो अब शायद इतनी लुक्रेटिव नहीं रही। लोगों ने यही सोचा आएगा तो या तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जाएगा या फिर सारी बात है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगा। लेकिन उसमें तो लोग ही बहुत कम आए एमनेस्टी स्कीम में, तो ये बात तो साबित हो गई। आप तो पहले आपके साथ पहले इस मौजू पर बहस हुई थी, लेकिन ये तो चीज़ साबित हो गई कि ये सिर्फ एक तबके के लिए आई थी, वरना तो ये सब ओवरऑल इसका बेनिफिट होता। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब आप कहते हैं एक तबके के लिए आई थी तो हाँ, एक तबके के लिए ज़रूर आई थी क्योंकि आम आदमी के पास पैसे नहीं है कि वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएगा, ना उसके पास इतना काला धन पड़ा हुआ है। ये ज़ाहिर है जो प्रिविलेज क्लास है उसी के पास है और उसी के लिए ये एमनेस्टी स्कीम है। कारोबारी हजरात समझ लें आप, या पार्लियामेंटेरियन समझ लें, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसर समझ लें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जो इम्पैक्ट आना चाहिए था मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान की वजह से, रमज़ान के जो आखिरी दिन आखिरी अशरा भी चल रहा था और अब ईद की छुट्टियाँ, तो ये इसके बाद 30 जून जो है वो नज़दीक है, तो मोमेंटम मैं समझता हूँ ईद की छुट्टियों के बाद बनेगा। ये जो एमनेस्टी स्कीम है, अगर हम कारोबारी लिहाज से बात करें तो इससे बेहतरीन स्कीम पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं आई, इससे सस्ती स्कीम नहीं आई और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली स्कीम नहीं आई। लेकिन अगर ये आखिर में सिर्फ चंद लोग इसमें हुए तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि ये सिर्फ कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई। क्योंकि यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आपसे जानने लूँगा। बहुत सारे ताजिर सनतकारों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग ख़राब नहीं है कि हम ये बता दें
कि हमारे पास क्या है और कल हम जाल में फंस जाएं। मैंने कहा वाकई? कहने लगे वाकई हम लोग इस जाल से बाहर ही रहें तो बेहतर है। खैर, मैं अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ, एक ब्रेक के बाद इस मौजू पर भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं। पता नहीं क्यों हर शख्स जो है इलेक्शन के आने से पहले परेशान हो जाता है, कभी बजट के आने से पहले परेशान हो जाता है, कारोबार करना बंद कर देता है। मैं इस सवाल का जवाब लेना चाह रहा हूँ कि भाई होना तो कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हों, और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कारोबार के अंदर पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं होते। मुफाद मतलब ज़रूर निकल रहे होते हैं सियासतदानों के ज़रिए, लेकिन लॉयल्टीज़ तो सियासतदानों की अपनी सियासी जमातों के साथ नहीं है। वो तो पेश भी नहीं होते। अगर उनको बुलाया जाता है कि आओ भाई टिकट ले लो, तो वो कहते नहीं हम टिकट भी नहीं लेंगे, हमारी जो है वो अना पर बात हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कारोबारी लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आए, अगर पॉलिसियाँ जो है वो यकजा रहेंगी तो क्या मसला है। जनाब अहमद चिनाई साहब, आप इस सवाल का जवाब दे रहे थे और आप बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें। आपने कहा कि शायद कुछ लोगों के दिल में ऐसी तवक्कुआत, ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं कि आने वाले लोग सब ठीक कर देंगे भाई, लेकिन अब तक तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए ना। इतने साल हो गए, अब लोगों का मेरे ख्याल से भरोसा इस चीज़ पर हो जाना चाहिए कि पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आएगी। ये बुरी बात भी नहीं है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है, या फिर एब्सेंस ऑफ पॉलिसी है, या फिर नो पॉलिसी एट ऑल। जी, मैं समझता हूँ ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एब्सेंस ऑफ पॉलिसी भी है, कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी भी है, या नो पॉलिसी, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इस बात का को शो कर दिया है कि जी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है या हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो हम नहीं बनाते, हम बड़ी शॉर्ट टर्म विजन की बात करते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बने, एक कंसिस्टेंसी हो और पता हो कि जी पाकिस्तान में कारोबार करने के ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स नहीं हैं, उसी पे जो है ना वो सिलसिला चलता रहे। हाँ, हम इसमें मज़ीद बेहतरी तो ज़रूर पैदा करते रहें वक्तन फ़वक्तन, लेकिन हम उसको अगर बैक ट्रैक पे लेके चले जाएं तो जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है वो शाय हो जाता है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और इंशाल्लाह कहता रहूँगा कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो शायद दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पर कारोबार के, बुरा ना मानना, देखें यहाँ थोड़ी बात काटूंगा, आप कुछ भी कह दें, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में काम करती हैं, अगर आप उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के स्टॉक एक्सचेंज पे फिगर्स देख लें तो ये फिगर दुनिया में उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कभी नहीं मिलेंगी। अच्छा, यही वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बुराइयां इसलिए करते हैं कि वो नहीं चाहते कि दुनिया से कहीं और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाए, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर अपने ममालिक में भी। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि आज 40-40, 50-50 साल से तुम्हारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में रन कर रही हैं, तुमने एग्जिट पॉलिसी क्यों नहीं ली? तुमने एक फैक्ट्री की 4 फैक्ट्री पाकिस्तान में क्यों कर ली? तुमने 10 मिलियन से जो है वो 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट क्यों कर लिया? चलें आप इस तरफ ले ही आए तो प्रॉब्लम न्यू एंट्रेंट की है, पहले कारोबार करने वाले की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अहमद चिनाई साहब, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो आ रही है न्यू एंट्रेंट की। न्यू एंट्रेंट नहीं आ रहा, जो भी शख्स न्यू एंट्री कर रहा है मार्केट के अंदर वो 1 डेकेड से कम के अंदर यहाँ से जा रहा है। लोग घबरा रहे हैं। मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। स्टॉक में आप बोले तो मैं कंपनी का नाम ले देता हूँ जो एग्जिट कर गई। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, जब आप न्यू एंट्रेंट की बात करते हैं ना, तो न्यू एंट्रेंट्स जो है ना उसके लिए पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर जी वाफिर मौके मौजूद ज़रूर है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो बैठे हुए हैं उनकी मोनोपोलाइज सिस्टम की वजह से अगला जो है उसकी अपनी जगह नहीं बना पाता। यहाँ हमने न्यू एंट्रेंट्स को स्पेस देनी है, उनके लिए जो है वो इंसेंटिव्स देने हैं ताकि वो भी मार्केट में आएँ, वो भी एक कंपटीशन का हिस्सा बने और वो भी जो है वो प्रॉस्पर करें। यहाँ इन कंपनीज़ को जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नहीं लेकर आएंगे। बताओ ना, जब मैं उनको कंसिस्टेंट एक्सचेंज रेट नहीं दूंगा। देखिए, ये बात आपने एक्सपोर्ट के रेफरेंस से की, शायद वन टाइम के कि चलो डॉलर का बेनिफिट चंद हमारे एक्सपोर्टर उठा लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको पता है कैपिटल मार्केट जो है वो कंसिस्टेंसी एंड एक्सचेंज रेट मांगती है।
बगैर उसके इन्वेस्टर कैसे आएगा? वरना वो नेगेटिव रिटर्न लेके जाएगा, वो तो नहीं आएगा। वो कहेगा जब पूरी गिर जाए फिर मैं आ जाऊँगा। देखिए पिछले 3-4 साल तक या 5 साल तक डॉलर 100, 105, 110 के रेंज में अगर चलता रहा तो उस वक्त बड़ी क्रिटिसिज्म आई कि जी डॉलर को डिवैल्यू करना चाहिए था, उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे लाना चाहिए था, चंद लोग इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सैंपर भी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो है वो आती रहीं। हमने चीज़ों को जो है ना वो मैक्रो लेवल पे देखना है। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखने चले जाएंगे तो शायद हम नुकसान उठाएंगे। लेकिन स्टॉक में तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की परफॉर्मेंस क्या है सर, आप जानते हैं, और उनकी वेटेज से भी आप वाकिफ। ज़्यादा तो हम एनर्जी हैवी हैं, और अगर हम एनर्जी हैवी हैं तो वहाँ पर तो हम हर्ट होंगे ना। विद ए वीकर रुपी एंड अ स्ट्रॉन्गर डॉलर, पाकिस्तान हेवी एनर्जी सेक्टर इन द स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू सफर। ये बात तो है कि नहीं? फिर मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इतना हेवी इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि जो लुक्रेटिव मार्जिन्स गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिए, जो 14-14, 15-15 सेंट के मुआहदे हुए और होते रहे, आज दुनिया 8-9 सेंट की 7 सेंट की बातें कर रही है और हम आज डबल डिजिट पे खड़े हुए हैं और उस फिगर से डबल फिगर पे खड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है वो कंपनियां तो प्रॉस्पर करेंगी, उन कंपनियों में हैवी इन्वेस्टमेंट आएगा। हमने इस परवाह किए बगैर कि आगे फ्यूचर में इसके क्या हो जाएगा, हमने एक रियलिस्टिक मार्जिन उनको नहीं दिया। हमने मार्जिन दिया 15-15, 16-16 और शुरू में तो 18 सेंट का भी मार्जिन दिया। तो ये मार्जिन देकर हमने क्या पैगाम दिया? हमने सिर्फ एक ही सेक्टर को जो एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकता था, जिनके पास इसकी इस्तात थी, वो आए। तो न्यू एंट्रेंट जो है वो ही आया जिसके पास बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी और उसने बहुत हैवी जो है वो रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान से कमाया। यहाँ फिर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चला जाऊँगा। जब हम एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं और जब डॉलर की डिवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है जो लोग अगर इसको गौर से देखें तो, कि राइट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द एमनेस्टी स्कीम हमने डॉलर की डिवैल्यूएशन शुरू की। मैं पिछली गवर्नमेंट की बात करता हूँ। और जब वो इसके फ़ौरन बाद 1 हफ्ते बाद जो है वो हम इन्वेस्टमेंट अपना एमनेस्टी स्कीम का अनाउंस कर देते हैं। तो जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जो वाफिर मकदार में पड़े हैं, उनके लिए एक बोनेंजा हो गया, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई कि जी हमने जो हवाले से पैसे मंगवाने थे उसका जो डिफरेंस है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने खुद दे दिया। और फिर जो 3% और 5% का जो रेट लगाया हुआ है इसके ऊपर, वो डिफरेंस जो है वो भी इसमें कवर हो जाता है कि जहाँ 20% डिवैल्यू हो जाए वहाँ ये 5% रेट डिफरेंस और 3-5% जो है वो इस पे जो है टैक्स, तो फिर भी हम 10 से 12% बेनिफिट में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी भी कह लें इसको, एक बेनिफिट देने की भी बात कर लें। और आज अगर इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाता तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो कारोबार में कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन एज अ रिज़ल्ट अगर नहीं आता फिर इसके माने ये इंट्रोस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी। देखिए अगर नहीं है रिजल्ट, अगर रिजल्ट नहीं आता फिर इंट्रोस्पेक्शन। नंबर 1 मैं मानता ही नहीं कि नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। और अगर नहीं भी आता तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदनसीबी हमारी हुकूमत की कोई नहीं होगी, इससे बड़ा सानिया कोई नहीं होगा कि ट्रस्ट लेवल जो है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बिजनेसमैन का अगर गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तानी वो लोग जो पैसे बाहर लेके चले गए हैं, चाहे वो किसी भी मत का पैसा हो, उनके पास कोई वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट में। लेकिन एक बात और भी साथ बता दूं कि दुनिया के अंदर इस वक्त कहीं भी आप पैसे अगर बाहर रखना चाहते हैं तो वो आप अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेन्ड। चलो तो FATF का सिलसिला है, मैं आगे चल के आपसे उस मौजू पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैंने आपसे स्टॉक मार्केट के मुतालिक चंद बातें पूछनी हैं। मैं हूँ बड़ा परेशान, स्टॉक मार्केट के लोग भी बड़े परेशान हैं। उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, चलो सही है, एवरीडे का मामला अब तो बन गया है ना। लेकिन इशू ये है कि अगर मैं रिटर्न्स अब कैलकुलेट करता हूँ तो सर अनफॉर्चुनेटली अब हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया बड़ी मैं लफ्ज़ जालिम तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन हकीकत पसंदाना सोच होनी चाहिए। ये रवैयों और जज्बात से आगे बढ़ के हैं दोनों जगह, दुनिया भी और स्टॉक एक्सचेंज भी। यहाँ पर जिस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं डे टू डे बेसिस के ऊपर बात कर सकता हूँ। आज के हालात आपके ख्याल से क्या मुतमईन बख्श हैं? क्या सरमायाकार मुतमईन है या नहीं, ये मुझे बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान में हमने स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट को ये समझ लिया है कि आज पैसे डालेंगे और कल जो है वो दुगने हो जाएंगे। हाँ, यही तासुर दिया जा रहा लोगों को। पिछले 10 साल के अंदर मार्केट 13,000 पॉइंट से 55,000 तक गई और फिर 40,000 आई और आजकल
44,000 के फेरे में है। देखिए बात मैं आपको एक सोच समझ की बताता हूँ। बात यह है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ वन डे गेम, ना 2020 है। हम ये 2020 और वनडे गेम्स की बात करते हैं, ये एक टेस्ट मैच है जिसमें वक्त लगता है। आपको मार्केट के बिहेवियर पे भी वक्त होता है, और जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न जो है जो हमें लेना चाहिए, वो हमें लेना चाहिए उसकी डिविडेंड यील्ड के ऊपर। हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेते हैं कि जी आज हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कल ये 150 रुपये हो जाएगा, कल कैपिटल गेन पे ही हो रहा है ना कैलकुलेशन। तो कैपिटल गेन की जब मेंटालिटी रहेगी तो ये मायूसी जो अब अभी आप बता रहे हैं वो रहेगी, और ये मायूसी जो है वो परसिस्ट करती रहेगी, और फिर परसेप्शन जो है वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के बारे में ख़राब होते रहेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जब तो बड़ी थी, जब 13,000 पॉइंट से लेकर हम 55,000 पॉइंट तक तो वो पॉइंट की बुनियाद पर था ना सर। हाँ, तो आज भी पॉइंट की बुनियाद पर ही बात कर लेते हैं। ये देखना है कि हमारी डिविडेंड यील्ड जो है वो क्या है। हमारी डिविडेंड यील्ड आज भी 7 से 9% है, जो दुनिया में कहीं भी इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और यही वो अपॉर्चुनिटी है जो लोग अवेल करना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स को अवेल करना चाहिए। अगर उनको कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त अब नहीं रहा, क्योंकि मार्केट आहिस्ते आहिस्ते मैच्योर हो गई है। 13,000 से 55,000 और फिर 40,000 और 45,000। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। आपने मार्केट ही कैश बना दी, फिर आप कह रहे हैं मैच्योर हो गई। देखिए मैच्योर से मुराद ये है कि हमने अब मैच्योर होकर सोचना है। हमने सारा डिपेंडेंट जो है वो कैपिटल गेन पे नहीं लेके जाना। हमने अपना सारा फोकस जो है वो डिविडेंड यील्ड पे भी लेके जाना है, और किसी हद तक कैपिटल गेन पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम मुतवातिर अगर यही कोशिश करते रहेंगे कि जी अब ये 55,000 पॉइंट से लाख पॉइंट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी को गौर करना पड़ेगा। आने वाली गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से कि भाई ये इंसेंटिव दो, ये टैक्स बेनिफिट दो, ये काम करो तो स्टॉक मार्केट बेहतर होगी? कोई आपके जहन में नक्शा बना हुआ है? देखें लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए डिविडेंड पे जो टैक्स है उसकी शरह को कम करने की बात है। कैपिटल गेन टैक्स जो हम उस पर लेते हैं उसको भी हम कम करने की बात है। हमने हमेशा कहा है कि उसका ट्रीटमेंट जो एसेट्स के साथ करते हैं वही है, लिक्विड एसेट है तो उसके साथ भी वही करें कि 3 साल के बाद जो है वो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। बाकी एडवाइस भी आपकी लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या इक़दामात मुस्तक़बिल में सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को लेने पड़ेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम ये कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत को स्टॉक एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या काम करने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि आज ही उस बारे में डिस्कशन हो थोड़ी बहुत, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फाजिल मेहमान जो हैं जनाब अहमद चुनाई साहब, वो हमें इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं। अहमद चुनाई साहब, आप शुरू में बता रहे थे कि डिविडेंड्स के ऊपर भी टैक्स को रेशनलाइज कर दें, और क्या करें? ठीक है, इसके बाद मैंने बात की कि डिविडेंड के अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसमें उसका ट्रीटमेंट स्टॉक्स के साथ वही करें जो हम दूसरे एसेट्स के साथ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे करते हैं। वो अगर फिक्स एसेट्स है तो ये जो है वो लिक्विड एसेट है, तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो सेम इसी लिहाज से हो जाना चाहिए कि 3 साल के बाद कोई कैपिटल गेन टैक्स ना लगे। हमने इसमें पैरिटी क्यों की हुई है? इसके बाद ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसको जो है वो हम इतना लुक्रेटिव कर दें कि इन्वेस्टमेंट्स आएँ, लोगों की लिस्टिंग आनी शुरू हो जाए। लिस्टिंग के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी अपनी जगह पर जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लिस्टिंग नहीं होगी यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। तो नए प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्टिंग की सूरत में आ सकते हैं। हमने उस लिस्टिंग को जो है वो फैसिलिटेट करना है। यहाँ पर जब आप शुरू में बात कर रहे थे, आपने एक जुमला कहा था कि जी कितनी कंपनियाँ चली गई, तो काफ़ी तादाद में कंपनियाँ जो हैं वो डी लिस्ट पे के लिए तैयार बैठी हुई हैं। अच्छा, काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं डिविडेंड ना पे करने की सूरत में डिफ़ॉल्टर काउंटर पे भी जा चुकी हैं, और जो एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं वो तकरीबन 100, 125, बहुत ज़्यादा कह लें तो 150 हैं। तो इस
125 एवरेज प्रोडक्ट के साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि वो वॉल्यूम भी नहीं आ सकते, वो काम भी नहीं आ सकता और लोगों को वो इंटरेस्ट भी नहीं आ सकता। तो ये तो सिर्फ 125 अगर कंपनीज़ हैं तो एक मोनोपोलाइज मार्केट की सूरत में भी सामने नज़र आती है। हमें इस बात पे गौर करना है। इन्वेस्टर भी बहुत कम है, इन्वेस्टर बेस भी नहीं है, कुछ भी हर नहीं। हर हुकूमत आती है, हर लोग आते हैं बोलते हैं इन्वेस्टर बेस बढ़ाएंगे, इन्वेस्टर बेस बढ़ाएंगे, नहीं आते। यूआईएन नंबर्स हमारे पास अगर देख लें और उसमें से एक्टिव काम करने वाले देख लें तो आपको एक बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होगा कि हमारी मार्केट का बेस इतना छोटा है और यही आपस में मैनिपुलेशन करते हैं। हमें इसको आम करना है, इसको फैसिलिटेट करना है, लोगों को इंसेंटिवाइज करना है। अच्छा, ये बात सिर्फ ये नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट के लिए सारी एफर्ट क्यों की जाए। ये सवाल आता है कि जी आप हमेशा स्टॉक मार्केट क्यों बात करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो एक बैरोमीटर है कंट्री के इकोनॉमी का, और तब इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट सारी स्टॉक मार्केट के थ्रू मीट होती है। उनकी लिस्टिंग होती है, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है और पब्लिक उसमें हिस्सेदार बनती है और उसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो स्टॉक मार्केट है। हमने इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना है, लोगों को बताना है कि जी पाकिस्तान में लोग लिस्टिंग के लिए आना चाहते हैं और जब लिस्टिंग होती है तो आप देखें पिछली जितनी भी कंपनीज आई हैं उनकी 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन पे ओवरपेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनियाँ लेकर आएँ, इन्वेस्ट करें। और मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा जो है वो ओवरऑल पूरी इकनॉमी का होगा कि जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो इसके फ्रिंज बेनिफिट जो हैं वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में चले जाते हैं। तो हमें उस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस मुल्क से एम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए, इस मुल्क को सही ट्रैक पर ले जाने के लिए, इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ये आपने बात ज़रूर की कि भाई ये सारे इकोनॉमिक स्टेप्स जो हैं ये लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ताकि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें आपने कही हैं उसके ऊपर ज़्यादा काम इन 5 सालों में शायद इतना नहीं हो सका। कोशिश काविश की होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसी के जेन्युइन ख्यालात क्या थे या सोच क्या थी। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई डिलीवर नहीं कर सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, कैश मार्केट है, उसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर इनकरेज ही नहीं हो रहा। आप भी बिलीव करते हैं कि रेगुलेशन के अंदर थोड़ी आसानियाँ पैदा की जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अली भाई कि ये ओवर रेगुलेटेड मार्केट है। हम एज अ स्टॉक डायरेक्टर जब बैठ के देखते हैं, जब ट्रैक होल्डर्स की फरियाद सुनते हैं और जब यहाँ बोर्ड में बैठते हैं, SCCP के हुक्मनामे, शाही फरमान जब आते हैं तो उसमें जो है वो लोगों को जो है वो ये फील होता है कि इतनी ओवर रेगुलेटेड मार्केट करने की क्या ज़रूरत है। पिछले सालों में अगर डिफ़ॉल्ट की वो तादाद देख लें तो डिफ़ॉल्ट की कोई ख़ास तादाद नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आपको डिफ़ॉल्ट भी नज़र आए हैं पिछले 2-3 साल में तो ये 2008-9 के बहरान थे जो अब तक कैरी फॉरवर्ड चले आ रहे थे और जिसको एक फिक्टिशियस उसके ज़रिए रोका हुआ था और जब उसमें धमाका हुआ तो ज़ाहिर है वो सारे असरात उसके जो है वो सामने आ गए। मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रैक होल्डर्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनका इरादा कतन ये नहीं होता कि जी हम मार्केट में डिफ़ॉल्ट करवाएं, हम मार्केट में जो है वो लोगों को धोखा दें। ये जो काम करने वाले लोग हैं ये बड़े सिंसियर लोग हैं, ये जद्दी पुश्ती जो है वो एज अ ट्रैक होल्डर काम कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि इनका कारोबार जो है वो किसी सूरत में तबाह हो। मैं आज इनको इसलिए इनकी आवाज़ आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं ट्रैक होल्डर्स का मैं शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हूँ और हमें चाहिए कि इन शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो मेजॉरिटी शेयर ट्रैक होल्डर्स हैं उनका जो है वो इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड करें। कोई गलत काम कर रहा है तो ज़रूर उसको जो है वो रोका जाए, उसको जो है वो पाबंद किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 99% लोग जो हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं। 1-8% तो कहीं भी हर डिपार्टमेंट में, हर ट्रेड में आपको ब्लैक शीप ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जब 99% अच्छा काम करने वाले लोग हों तो हुकूमत को भी इन ट्रैक होल्डर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। इनकी इतनी रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए कि इनको काम करने के मौके ना मिले। पिछले 2 साल के अंदर देखें अगर या 3 साल में देखें तो कितने ट्रैक होल्डर्स ने अपना ट्रैक जो है वो सरेंडर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं इसमें, कि जो जद्दी पुश्ती ये कारोबार कर रहे थे लेकिन इस ओवर रेगुलेशन की वजह से उन्होंने कहा कि अब काम करना मुनासिब नहीं है, हम किसी और ट्रैक होल्डर के ज़रिए काम कर लेंगे और अपना ट्रैक जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो नहीं आनी चाहिए। इस एटीट्यूड को जो है वो ख़त्म करना
चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन जो है ना सिर्फ रेगुलेटर्स के लिए बल्कि ट्रैक होल्डर्स के लिए भी होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड तो एक प्लेटफॉर्म बनता है जो इस रेगुलेशंस को जो है वो इम्पोज करता है, तो हमें भी वो मौके मिलने चाहिए कि जिसके ज़रिए हम ट्रैक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। चलें, एक मतलब ये कि ज़ाहिरी बात है उनका जाविया भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जाविया जो है अमूमन मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मिसिंग रह रहा है, क्योंकि जब से हालात वाक़यात मामलात तब्दील हुए तब से ट्रैक होल्डर्स जो कि पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हुआ करते थे, उनके ज़ाहिरी बात है अब सुनने वाला कौन होगा और उनकी बात करने वाला कौन होगा, तो एक उनका जाविया भी हमारे सामने आ गया। आपका बहुत शुक्रिया अहमद चिनॉय साहब, आज आप शो के ऊपर हमारे साथ। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा कि आगे चल के स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी और बिलखुसूस हमारी मईशत की इन्वायरमेंट जो बन रही है एक इलेक्शंस के पस मंज़र में, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।